हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है जो भारतीय संविधान का 1000 प्रश्नों का सीरीज चल रहा था, तो उसका आज चौथा लेक्चर है। तो जो भी इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे हम इसमें शामिल किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन जो है संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए है 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 3 माह के भीतर, 6 माह के भीतर। तो राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है उसका अनुमोदन जो है संसद को जो प्रत्येक सदन है उसके द्वारा किस अवधि तक हो जाना चाहिए, ये पूछा गया इसमें। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? इसका सही ऑप्शन होगा 1 माह के भीतर। तो जब भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा करता है, तो इसका अनुमोदन जो है संसद के प्रत्येक सदन में 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1 माह के भीतर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अवधि के भीतर संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरा जाएगा? 1 मास, 2 मास, 5 मास, 6 मास। तो किस अवधि तक जो है राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरा जाएगा संविधान के अनुसार? इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है 6 मास। तो डी इसका सही ऑप्शन है 6 मास। तो 6 माह के भीतर जो है राष्ट्रपति का जो रिक्त पद है उसको भरा जाना चाहिए संविधान के अनुसार। अगला है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है लोकसभा का, राज्यसभा का, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो उपराष्ट्रपति जो होता है किसका पदेन अध्यक्ष होता है या पदेन सभापति होता है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा राज्यसभा। तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? निम्न सदन। और राज्यसभा को उच्च सदन। क्या बोला जाता है? उच्च सदन। तो निम्न सदन लोकसभा और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या पदेन सभापति होता है। अगला है, उपराष्ट्रपति क्या होता है? लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद या संसद का सदस्य नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है? इन चारों ऑप्शन में क्या सही ऑप्शन है? तो इन चारों ऑप्शन में जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है? किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ना वो लोकसभा का सदस्य होता है, ना वो राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ऑप्शन ए है श्री आर वेंकट रमन, श्री वी गिरी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सिंपल क्वेश्चन है, ये लगभग सभी को आता होगा। तो उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? वे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये 1 बार राष्ट्रपति भी चुने जा चुके हैं। तो 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार जो है राष्ट्रपति के पद पर।
तो वो थे कौन? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर और 1 बार राष्ट्रपति के पद पर हो चुके हैं। अगला है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 16, 12, 2, 14। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा इसमें पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है 14। 14 सदस्यों को जो है दोनों सदनों में नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कितने? 2 सदस्यों को नामित करता है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो है वो 12, राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है राष्ट्रपति। जो किससे रिलेटेड होते हैं ये सभी? तो ये सबको पता होना चाहिए। तो कोई साहित्य से, कोई कला से, कोई समाज सेवा से, तो ये सभी इसी से रिलेटेड होते हैं जिन सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करता है लोकसभा में। लोकसभा में 2 सदस्यों को, 2 एंग्लो इंडियन को नामित करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है। जो किससे रिलेटेड होते हैं? साहित्य से, कला से, समाज सेवा से, तो इन सब क्षेत्रों से जो है रिलेटेड होते हैं। अगला है राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 साल, 4 साल, 5 साल और 6 साल। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने साल के लिए होता है? इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 6 साल के लिए। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है 6 साल के लिए होता है। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विवाद होता है उसको किसके समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है भारत का उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन का विवाद प्रस्तुत किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भारत का उच्चतम न्यायालय। अगला है संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद पर रह सकते हैं? तो संविधान के अनुसार क्या कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री जो है किसकी इच्छा पर अपने पद पर रह सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारत की राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जो है केंद्रीय मंत्री अपने पद पर रह सकते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा वो उसके अपने पद पर वो रह सकते हैं। जब राष्ट्रपति, अगला है क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थानापन्न के रूप में काम करता है? दिल्ली का उपराज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो जब भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होता है, मतलब खाली होता है, कोई इस पर नहीं होता है, तो कौन सा वो अधिकारी होता है जो राष्ट्रपति के स्थान पर काम करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों पद के रिक्त होने पर उसके स्थान पर कार्य करता है। अगला है राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में, अध्यक्ष या स्पीकर के निर्वाचन में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में। तो राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होता है। किस में नहीं होता है? इन चारों ऑप्शनों में देखकर बताइए।
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में। मतलब लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन में केवल लोकसभा के सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं, राज्यसभा के कोई भी सदस्य जो है इसमें भाग नहीं लेता है। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है अध्यक्ष या स्पीकर के निर्वाचन में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा है जो संवैधानिक निकाय या संस्था है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वित्त आयोग। तो वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय है या संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका जो है संविधान में चर्चा किया गया है वित्त आयोग का, तो इसलिए ये एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। लेकिन अगर योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो ये संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई है, इसलिए ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय या संस्था है। क्वेश्चन है अगला, भारत के वे राष्ट्रपति जो 3 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के.आर. नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी। तो ये क्वेश्चन लगभग सभी को आता होगा। तो वो कौन से राष्ट्रपति थे जो 3 बार जो है राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 3 बार राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। और एस राधाकृष्णन जो है 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो कौन से राष्ट्रपति थे जो 1 बार निर्विरोध चुने गए थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। और जब ये पहली बार चुनाव लड़े थे तो उसमें पराजय इनकी हुई थी, लेकिन दूसरी बार में वे निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति के पद पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सिंपल क्वेश्चन है। भारत में सेनाओं का जो तीनों सेनाएं होती हैं, थल, जल और वायु, उन सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति या सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है? सेना का जनरल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फील्ड मार्शल। तो सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है ये सभी को पता होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन है? अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 58 में, अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 61 में। तो किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगर अनुच्छेद 52 की बात करें तो इसमें क्या है? इसमें जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 58 की बात करें तो राष्ट्रपति की योग्यताओं का विवरण इसमें है। राष्ट्रपति की योग्यताओं का विवरण किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 58 में। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति की योग्यताओं का विवरण किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 58 में किया गया है। फिर अनुच्छेद 56 की बात करें तो अनुच्छेद 56 में जो है राष्ट्रपति की जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष है। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 56 में किया गया है कि राष्ट्रपति का जो पदावधि होता है वो 5 वर्ष है। तो ये थे इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बनने वाले। अगला है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? सुचेता कृपालनी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मीरा कुमारी। तो सभी जानते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।
अगर सुचिता कृपालनी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपालनी। और ये सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल थी, महिला राज्यपाल यूपी की, मतलब उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी भारत की। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? ये सभी को पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 63। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? कमेंट करिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 108। तो यहाँ पर अनुच्छेद 123 की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसमें जो है शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर हम 72 की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 72। इसमें जो है राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसे दंड दिया गया है वो उसे क्षमा कर सकता है या उसका दंड जो है कम कर सकता है। तो ये इस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 72 में, कि व्यक्ति के दंड को कम करने या क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, वो अनुच्छेद 72 के तहत कहा गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 143। तो किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है। जब भी चाहे कोई राज्य हो या भारत की जो शासन प्रणाली है वो जब विफल हो जाती है तो उस पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 356 के तहत होता है। अगर हम अनुच्छेद 352 की बात करें तो राष्ट्रीय आपात बाहरी आक्रमण की वजह से जो आपात स्थिति उत्पन्न होती है भारत में, तो उसको राष्ट्रीय आपात बोलते हैं, बाह्य आक्रमण की वजह से। तो ये अनुच्छेद 352 में इसका प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लागू होता है इस अनुच्छेद के तहत। और हम अगर अनुच्छेद 360 की बात करें तो वित्तीय आपात घोषित की जा सकती है। जब वित्तीय संकट, अगर भारत में वित्तीय संकट आए तो किस अनुच्छेद के तहत जो है यहाँ पर लागू होता है? तो वो होता है 360, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात बोलते हैं इसको। तो ये तीनों आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और है अनुच्छेद 143 में क्या कहा गया है? इसमें जो है राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सार्वजनिक महत्व के जो विषय होते हैं उस पर चर्चा करने के लिए, उस पर परामर्श लेने के लिए क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है।
लेकिन परामर्श जो है वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये अनुच्छेद 143 में कहा गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। तो देश का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। किस अनुच्छेद के तहत दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा वो है ऑप्शन सी। तो 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा के तहत दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया था कि संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या हुआ था कि जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार था पहले, उसको जो है मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में लाया गया था और उसे अनुच्छेद 300 का में रखा गया है, कानूनी अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया है। तो ये था 44वां संविधान संशोधन। तो ये थे हमारे इतने 20 क्वेश्चन संविधान से जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो इसको आप अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ओके, धन्यवाद।